हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में स्टार्ट किया था। और उसमें वहाँ पर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है। जब कोई एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसी में एक छोटा सा टॉपिक अपना और है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले अपन ये समझते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें अपन देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमें इससे, जैसे अपन ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पढ़ी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ ली, तो इससे हम नेचर ऑफ कंपाउंड या नेचर ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ये भी अपन बता सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो अपना क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल में नेचर ऑफ बॉन्ड होगा वही क्या होगा, नेचर ऑफ कंपाउंड हो गया, और अपन कह सकते हैं कंपाउंड। तो इसमें अपन देखें, अभी अपन ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, और एक होती है हमारी लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के बारे में वैसे अपन डिटेल में फोर्थ चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग है वहाँ पर अपन पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे हमारे अपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं, मान लो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये हमने क्या पढ़ा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी इन देयर गैसियस स्टेट। सिमिलरली अपन ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या पढ़ा, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन देयर गैसियस स्टेट। ठीक है, आपके जो अपोजिटली चार्ज आइंस हैं इनमें क्या होगा, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी आपके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अपन ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आइंस। और जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं, लैटिस एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ NaCl। ये अपन आगे फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड बताने के लिए मैंने आपको बताया कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। अब अपन समझते हैं कि किस तरह से अपन नेचर ऑफ बॉन्ड पता लगा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब पढ़ते हैं अपन, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस लैटिस एनर्जी से कम होता है तब तो कंपाउंड क्या होता है, आयनिक होगा। और अगर आपके दोनों एनर्जीज का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस आपकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो अपन इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट अपना क्या हो गया, व्हेन डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अपन इसको IE लिख लें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is less than lattice energy, less than
लैटिस एनर्जी, देन तब क्या होगा आपके नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी आयोनिक, आयोनिक होगा। ठीक है। दूसरा, वेयर एज अपन इसको सही कर लें, वेयर एज difference of ionization enthalpy and electron gain enthalpy is higher than क्या, लैटिस एनर्जी, देन तब क्या होगा आपके कंपाउंड विल बी कोवेलेंट इन नेचर, तब क्या हो जाएगा आपके कंपाउंड कोवेलेंट होगा। तो इस तरह से अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आधार पर अपन बता सकते हैं, डिफरेंस के आधार पे, कि कंपाउंड का नेचर क्या होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर अपन सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट का अपन देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आधार पर, तो जिन एलिमेंट्स के लिए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। तो एलिमेंट्स विद मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव, सॉरी। तो अपन सेकंड एप्लीकेशन क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ये भी अपन पता लगा सकते हैं किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपन ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी, तो जिसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस थी, यानी लेस हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, वो क्या थे, मोर रिएक्टिव थे। यहाँ पर अपन देखें तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स विद मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be more reactive, यानी जिन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी वो क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। अब इसमें अपन देखें तो हेलोजेंस क्या होते हैं, पीरियड्स में सबसे लास्ट में आते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, इसीलिए वो मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजेंस को अपन ने किस में रखा था, 17th ग्रुप ऑफ हेलोजेंस is more negative in periodic table में सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन की होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैंस दे आर मोर रिएक्टिव, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, हैंस दे आर मोर रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो गई। दूसरी बात अपन देखें, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए अपन इनर्ट गैसेज की बात करें, तो इनर्ट गैसेज में तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते क्योंकि पहले से ही उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
तो इनके लिए तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि उनका ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्या करते हैं, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन वो भी लिख सकते हैं नेगेटिव क्यों होती है रिएक्टिविटी, या मोर नेगेटिव क्यों होती है, या रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है, वो अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें कि भाई एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन हैलोजेंस अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अपन इसमें आगे ऐड कर देते हैं, ठीक है। हैलोजेंस अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाई एक्सेप्टिंग, ठीक है, बाई एक्सेप्टिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्सेप्ट करेंगे तो क्या 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वजह से इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपकी क्या हो गया, ये मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। एक चीज़ और अपन जैसे बात करें नोबल गैसेज के लिए, नोबल गैसेज का क्या है, ऑलरेडी अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमें एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नोबल गैस के लिए 18th ग्रुप एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो वो अपन लिख लेते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर द नोबल गैसेज will be always positive, because क्यों होती है पॉजिटिव, because they have already stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इनका पहले से ही क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये आप कॉपी कर लीजिए। फिर थर्ड अपन देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी मन में पढ़ा था, उनकी क्या थी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी, वो इलेक्ट्रॉन निकालते थे। और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो दूसरे सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसलिए इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी। तो वो और देख लेते हैं अपन थर्ड एप्लीकेशन में। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो क्या है कि जितना ज़्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, थर्ड में क्या एप्लीकेशन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट्स विद मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हैविंग द मोर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। और जब सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाले से इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यानी उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स विद मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी have more oxidizing property। इसका मतलब क्या हो गया, आपके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई किसके,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। तो ये आपके 3 एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, वो हमने यहाँ पर समझे। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक आप रख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, हमें आनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही अपने को आगे बहुत काम आती हैं। कोई भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो ये चीज़ हमें वहाँ पर आनी चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज़ अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपन देखते हैं आज इस वीडियो में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, तो क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा और एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये पॉलिंग ने बताया था एक तो 1893 में, और दूसरा ये है अट्रैक्टिंग पावर ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट ऑन द बॉन्ड पेयर, पेयर ऑफ बॉन्ड या बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल में एटम के द्वारा जो बॉन्ड पेयर है उस पर अट्रैक्शन, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, फर्स्ट पॉइंट अपन पॉइंट्स में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में किसने बताया, पॉलिंग ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, ये साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग, 1893, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं अपन, इट इज द अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट on the bond pair electrons, क्योंकि बॉन्ड तो क्या होगा, हमेशा पेयर में ही होगा। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो पेयर हो गया दो का। तो ऑन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल भी होगा, जिस भी तो बॉन्ड बनेगा आपके 2 एटम्स में, तो आपके मॉलिक्यूल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। और वैसे बेसिकली देखा जाए तो एलिमेंट्स की हो गई, ठीक है, एटम ऑफ एलिमेंट। अब देखें अपन कि इसको किस तरह से मॉलिक्यूल्स में अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर अपन देखें एग्जाम्पल लेके, एक जैसे अपन देखें, मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल देखो आप, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 तो इसको हो गए। ये मान लीजिए मैं आपके 7 इधर दूसरे वाले पे इससे बना देता हूँ, ठीक है। एक आपके इसका ये हो गया, इसको आप क्रॉस से भी शो कर सकते हैं, एक पे अपन क्रॉस से करते हैं, एक पे अपन डॉट से शो करते हैं। तो इनके बीच ये क्या बना, बॉन्ड बन गया, और ये मॉलिक्यूल हमारा क्या बन गया, Cl2, ठीक है। अब यहाँ तो अपन देख रहे हैं क्या है, दोनों एटम ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। तो आपके जो अट्रैक्शन है इस पर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, सेम है दोनों का। तो इसलिए जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे, रिमेन सेम इन द सेंटर, यानी सेंटर में रहेंगे। और इसकी वजह से इन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, देयर इज नो चार्ज ऑन द एटम ऑफ एलिमेंट्स बोथ, एंड इट इज कॉल्ड द नॉन पोलर। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं।
और ये क्या हो गया, होमोजीनस हो गए। होमोजीनस का मतलब क्या है, जब दोनों आपके सेम एटम ऑफ एलिमेंट होते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं कि इन अ होमोजीनस, ठीक है, बाइनरी मॉलिक्यूल, होमोजीनस बाइनरी मॉलिक्यूल। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, जो दो एटम से मिलके बना होता है वो क्या हो गया, बाइनरी हो गया। 3 से बनेगा टर्नरी, ठीक है। होमोजीनस बाइनरी मॉलिक्यूल बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स remain same in between the और remain in center, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, remain in center मैं कर देता हूँ, remain in center between the atoms of element, ठीक है, सेंटर में रहता है। देयर इज नो चार्ज डेवलप्ड। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपके, इसी में लिख लेते हैं अपन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड नॉन पोलर, इसको अपन क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ तो ये क्या हो गया अपना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो एक बार अपन इसको कॉपी कर लीजिए आप, ये होमोजीनियस का एग्जांपल हो गया। अब अपन एक हेट्रोजीनियस का ले लेते हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार कॉपी करिए, अब देखिए अपन इसमें एक नॉन पोलर का एग्जांपल ले लेते हैं, पोलर का ले लेते हैं। ये तो नॉन पोलर तो हो ही गया अपना। मान लीजिए अपन यहाँ पर HCl की बात करते हैं, ठीक है। तो इधर अपन देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बनाए, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बनाए। हाइड्रोजन में तो कितना होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के अपन देखें तो कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इनके बीच ये क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई, ये क्या हो गया अपना, बॉन्डिंग पेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो क्या है आपका, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा, आपके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्लाइटली किधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अपन देखें यहाँ पर तो जैसे ही आपका HCl हो गया, मान लीजिए अपने ये तो क्या थे, इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ये अपना क्या था, क्लोरीन का हो गया, और ये क्या था अपना यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन का। तो ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ अपने शिफ्ट हो जाते हैं स्लाइटली। मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ इसको, तो थोड़ा सा आपको लगे किधर वो शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पे तो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हट गए ना, और क्लोरीन की तरफ चले गए, इसलिए इस पर क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, चार्ज सेपरेशन हो गया, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, इन अ हेट्रोजीनस, जब आपके अलग अलग होते हैं दोनों, इन हेट्रोजीनस बाइनरी मॉलिक्यूल एग्जाम्पल अपन ने ले लिया HCl का, ठीक है। बॉन्डिंग पेयर
of electrons, bonding pair of electrons slightly shifted towards more electronegative atom of elements, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट एंड more electronegative atom attain, क्या जाएगा इस पर, अटेन्स पार्शियल। ये जो साइन लगाते हैं ना अपन, ये वाला, ये किसका होता है, पार्शियल का, आंशिक। पार्शियल का मतलब होगा आंशिक, कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली दे दें, तब तो क्या हो जाएगा, इस पर प्लस नेगेटिव आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, वो तो फिर आयनिक कंपाउंड हो जाता है अपना, ठीक है ना। और स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है, वो भी अपन पढ़ेंगे कि कब कंप्लीट शिफ्ट होता है, वो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पार्शियल शिफ्ट हो रहा है, तो अपन ने क्या लिखा, पार्शियली। नेगेटिव एटम अटेन्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज while the less electronegative atom attain partial positive charge, उस पर क्या आ जाएगा, आपके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे अपन यहाँ पर कि जैसे अपन ने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये तो क्या एक एनर्जी है, और इनकी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। यहाँ अपन देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है, इस विदाउट यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो ये अपन लास्ट उसमें लिख लेते हैं पॉइंट में, ये क्या होता है, यूनिटलेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज विदाउट या यूनिटलेस, इट इज़ यूनिटलेस। अपन पूरा नहीं लिखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बार बार क्यों लिखें, अपन यही कर लेते हैं कि इट इज़ यूनिटलेस, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं है, इट इज़ यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसको नंबर में ही लिखते हैं। अब अपन देखें ना पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऊपर, तो क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है, यानी अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। लेकिन ग्रुप में अपन देखें अप टू डाउन, तो साइज बढ़ता है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन पावर कम होगी एटम ऑफ एलिमेंट की, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो अगर अपन पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें जो एल्कली मेटल्स में सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट ग्रुप है, तो वो अपन देखें तो उसमें लास्ट वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। और इधर देखें अपन 18th ग्रुप तो इनर्ट गैस हो गया, वो तो कंपाउंड बनाता ही नहीं है कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, वो तो सेपरेट रहते हैं। तो 17th ग्रुप की बात करें तो 17th ग्रुप में जो सबसे टॉप पे होगा, यानी सबसे टॉप पे अपना क्या है, 17th ग्रुप में फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। और इधर एल्कली मेटल्स में अपन देखें तो सीजियम सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे सीजियम के नीचे फ्रेंसियम भी आता है, पर फ्रेंसियम तो क्या है, रेडियो एक्टिव है,
अनस्टेबल होता है, इसलिए अपन किसको लेके चलते हैं, सीजियम को लेके चलते हैं। तो मैं वो 2 पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें कॉपी कर लीजिए आप इसको। यानी आपके मोस्ट और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अपन यहाँ पर देखें क्या हो गया आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, क्या है आपके फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन हेलोजेंस है आपके ये। और अगर अपन बात करें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सबसे कम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखें तो आपके क्या है, सीजियम, और इधर आपके कौन सा हो गया, फ्लोरीन लिस्ट है, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे, यानी सबसे ज़्यादा आपके जो आयनिक कंपाउंड होगा ना, आयनिक नेचर होगा, वो किसका होगा, सीजियम फ्लोराइड का, मोस्ट आयनिक, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ना, वो उतनी ज़्यादा उसमें आयनिक नेचर होगा, ठीक है। तो ये तो अपनी बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी मेजरमेंट्स किस किस स्केल में कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको यूनिट होती नहीं, इसको विदाउट यूनिट है ना, लेकिन अपन किस किस उसमें साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया, जैसे पॉलिंग ने दिया, ठीक है, मुलिकन दिया, तो अलग अलग थ्योरीज दी, उसमें अपन इसका मेजरमेंट करते हैं। तो अपन वैसे तो 4 हैं आपके पॉलिंग है, मुलिकन है, एलरेड है, सैंडरसन है, लेकिन बेसिकली अपन जो ज़्यादा आगे काम में आती हैं या यूज करते हैं अपन, वो पॉलिंग और मुलिकन यूज करते हैं। तो वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो अपना नेक्स्ट आपके मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यहाँ पर अपन ये देखें तो जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें कई आपके कौन कौन से होते हैं। एक तो आपके क्या है, पॉलिंग स्केल, दूसरा मैंने अभी आपको बताया मुलिकन स्केल, ठीक है। थर्ड अपन देखेंगे एक एलरेड स्केल आता है, एलरेड स्केल, और एक अपना होता है सैंडरसन स्केल। बेसिकली हम यहाँ पर जो ज़्यादा काम में लेते हैं, हमारे क्या 2 स्केल काम में आते हैं, इन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। अगर अपन पॉलिंग स्केल देखें, मान लीजिए हमारे पास जैसे 2 एलिमेंट हैं, मान लीजिए ए है और एक बी है, ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन बी मान लीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लीजिए हमारा जैसे आपके ए भी कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो जनरली अपन देखें ना, तो जो राइट एंड आता है वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और लेफ्ट एंड में क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कॉमन है। हाँ, एक्सेप्शन जरूर है यहाँ पर, जैसे अपन देखें अमोनिया है, अमोनिया में क्या है, NH3 अपन लिखते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो एक एक्सेप्शन है। बट इन जनरल अपन देखेंगे तो राइट एंड पर आपके कौन सा आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेफ्ट हैंड पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना आता है। तो इनकी मान लीजिए अपन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करें, तो ए की तो अपने मान लीजिए एक्स से लिख ली, और बी की हमने क्या लिख ली, एक्स बी, ठीक है। तो पॉलिंग स्केल में अपन किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, और मुल्कन स्केल में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिंग स्केल का बता रहे हैं, पहले अपन देखेंगे पॉलिंग स्केल में अपन किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपन देखें यहाँ पर
तो अगर आप देखेंगे तो अगर इन दोनों का डिफरेंस अपन देखें, मान लीजिए तो मैंने बताया जैसे आपको एक्स बी एक्स ए, क्योंकि ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर अपन ये देखें तो इक्वल होता है किसके 0.208 अंडर रूट एक्स ए बी डेल्टा ए बी। ठीक है, तो ये तो दोनों का डिफरेंस हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का। ये किसके बराबर होता है आपके 0.208 अंडर रूट डेल्टा ए बी। अब आप कहें डेल्टा ए बी क्या है, तो यहाँ पर जो डेल्टा ए बी है ये होती है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। इसके बारे में अपन आगे डिटेल में जो आपका 4th चैप्टर आएगा ना केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। वैसे क्या होता है कि इससे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में पता लगता है कि कई जैसे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो उन्हीं में एनर्जी डिफरेंस होता है, जैसे मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल। मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा स्टेबल होगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो लेस स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल और मोर स्टेबल की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना वो हमारा क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं। और ये भी जो रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं ना अपन किससे निकालते हैं, जैसे ए बी कंपाउंड है जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ट्रांसमिटेड एनर्जी एंड कैलकुलेटेड, यानी ऑब्जर्व्ड एनर्जी एंड कैलकुलेटेड एनर्जी। तो हमारा एक तो क्या हो गया ये ऑब्जर्व्ड एनर्जी, ऑब्जर्व्ड एनर्जी माइनस यही सेम अपन किसकी हो गई कैलकुलेटेड एनर्जी। कैलकुलेटेड का मतलब क्या होगा थ्योरेटिकल एनर्जी एक तो, और एक हम प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं। तो ऑब्जर्व्ड का तो मतलब क्या हो गया प्रैक्टिकल एनर्जी जो एक्सपेरिमेंट से निकाली, और कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल। तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस उस कंपाउंड के लिए वो क्या कहलाएगी रेजोनेंस एनर्जी। तो उससे अपन यहाँ पर इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, किसके लिए गिवन कंपाउंड के लिए। तो ये तो किसने बताया था पॉलिंग ने बताया। अब मान लीजिए अपन बात करें मुल्लिकन, तो मुल्लिकन स्केल में क्या होती हैं दो चीज़ें होती हैं, जैसे अपन ने पढ़ा एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी अपन किस में निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं या किलोजूल पर मोल में निकाल रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो मुल्लिकन ने बताया, मुल्लिकन का क्या था ये हम पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये किसके लिए बता रहे हैं हम मुल्लिकन के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए किस में निकाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी मान लीजिए आपने किस में निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको किलोजूल में निकालें, मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये किस में निकाल रहे हैं अपन किलोजूल पर मोल में, ठीक है ना, किलोजूल पर मोल में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी अपन ने किस में निकाली किलोजूल पर मोल में। तो ये आपके डिवाइडेड बाई 540 से करेंगे, ठीक है। तो किसी में भी आप निकालें इलेक्ट्रॉन गेन, आप चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें चाहे किलोजूल पर मोल में, ये कोई अपन से करवाता नहीं है, बट हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से अपन ये निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मुल्लिकन स्केल और ये हो गया पॉलिंग स्केल। अब हम इनमें दोनों में रिलेशन देखते हैं कि पॉलिंग स्केल और पॉलिंग स्केल हो गया मुल्लिकन स्केल ये हो गया, इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं दोनों में रिलेशन और बता देता हूँ आपको। अब रिलेशन देखते हैं इसमें अपन पॉलिंग स्केल एंड मुल्लिकन स्केल,
तो अगर इसको अपन स्केल देखें यहाँ पर रिलेशन, तो रिलेशन क्या है देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मान लीजिए हमारी किसकी है, पॉलिंग की, ठीक है, इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुल्लिकन डिवाइडेड बाई 2.8। ये अपना क्या होता है, रिलेशन होता है किसमें, पॉलिंग स्केल और मुल्लिकन स्केल में, ठीक है ना, क्लियर। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। सैंडरसन और वो आपके यही दो मेन काम में आते हैं, क्लियर। अब ये तो जनरल बात हो गई मेजरमेंट्स की और जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये तो मैंने पहले आपको बताया ही कि इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है। नेक्स्ट वीडियो में अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और आगे अगर हुआ तो अपन उसमें एप्लीकेशन। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में देखा जाए तो आपके अभी एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा एक एप्लीकेशन, और एक छोटा सा टॉपिक वैलेंसी, ये बचा हुआ है। फिर टॉपिक आप चैप्टर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।